बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकालीन काव्य संग्रह के अंतर्गत सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी आज मैं आपको इस व्याख्यान में प्रदान करूंगी। हिंदी साहित्य की परंपरा कब से शुरू हुई इस संबंध में कोई सर्वमान्य मत नहीं है, लेकिन फिर भी जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी तभी से हिंदी भाषा धीरे धीरे साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगी थी। ये निश्चित है कि जिस काल में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी उस काल में हिंदी जनभाषा थी, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विवेचन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया है: आदिकाल, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल अथवा उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे कोर्स में हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्तिकाल है, इसीलिए आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर विचार करेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी प्राचीनता, सामग्री की अनुपलब्धता, भाषा संक्रमण आदि अनेक कारणों से सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया है, आज उन रचनाओं की प्रामाणिकता ही संदिग्ध प्रतीत होती है। उन्हें उस काल की रचना न मानकर परवर्ती काल की रचना माना जाने लगा है। आचार्य शुक्ल के बाद इस युग की रचनाओं की प्रामाणिकता, भाषा, शिल्प आदि को लेकर अनेक अनुसंधान हुए, जिससे इस युग के वैशिष्ट्य पर नई रोशनी पड़ी। सबसे पहले हम आदिकाल की समय सीमा के संबंध में चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से माना है, परंतु जिन रचनाओं को आधार बनाकर उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनमें से अधिकांश रचनाएं संदिग्ध हैं। वीर गाथात्मक रचना के रूप में वे सर्वप्रथम कुमार रासों को स्वीकृत करते हैं, किंतु इसका रचना काल 1205 के आसपास सिद्ध होता है, जबकि आचार्य शुक्ल स्वयं वीर गाथा काल अर्थात आदिकाल को 1050 से मानते हैं। इसी प्रकार आदिकाल की अंतिम सीमा 1375 के संबंध में भी जिन रचनाओं की चर्चा की गई है, उसका भी उनके संबंध में भी विवाद रहा है। इस प्रकार ये काल समय सीमा की दृष्टि से भी विवादास्पद काल रहा है, क्योंकि जिन कृतियों या रचनाओं के आधार पर इसकी समय सीमा का निर्धारण किया गया है, वे कृतियां संदिग्ध मानी गई हैं। आइए अब हम इसके नामकरण पर विचार करते हैं कि आदिकाल के और कौन कौन से नाम विद्वानों ने रखे हैं, या विद्वानों के अनुसार इस काल को और किन किन नामों से संबोधित किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को विद्वानों ने प्रवृत्तियों, समय सीमा के आधार पर अलग अलग नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ नामों की चर्चा यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ। सर्वप्रथम जो नामकरण इसका किया गया है, उसको चारण काल और संधि काल कहा गया है। डॉक्टर गियर्सन ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को चारण काल नाम से संबोधित किया, और इसके उपरांत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल 750 से 1000 संवत तक और चारण काल 1000 से 1375 संवत तक कहा है। परंतु बीसलदेव रासो को छोड़कर कोई भी रचना चारण काल में नहीं आ पाती, और बीसलदेव रासो का रचना काल भी 1545 संवत के आसपास माना गया है। ऐसी स्थिति में जिन विद्वानों ने इसे चारण काल से संबोधित किया है, इस काल को, तो चारण काल का तो अस्तित्व ही संदिग्ध लगता है, क्योंकि जिन रचनाओं को इसमें लिया गया है, उन रचनाओं का समय सीमा बहुत बाद की है।
तो इस दृष्टि से चारण काल नाम को भी मान्यता विद्वानों ने नहीं दी है या इसको इतना महत्व प्रदान नहीं किया गया है। दूसरा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका किया है, इसको वीर गाथा काल नाम दिया है। उनके अनुसार इस काल के प्रमुख ग्रंथों में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों का प्रमुखता से पाया जाने के कारण इसे वीर गाथा काल कहना संगत होगा। इसके लिए आचार्य शुक्ल ने विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो आदि अनेक ग्रंथों की चर्चा की है। लेकिन आगे चलकर आदिकालीन साहित्य पर जब काफी अनुसंधान हुआ तो इन वीरगाथात्मक ग्रंथों के मुकाबले जैन साहित्य औसत से अधिक पाया गया। तो इस दृष्टि से भी इसको वीर गाथा काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन वीर गाथा की प्रमुखता, वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है। लेकिन जब जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो इस दृष्टि से वो जैन साहित्य इस परिधि से बाहर निकल जाता है। इस दृष्टि से वीर गाथा काल भी प्रचलित नामों में या इसको भी हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्व इतना अधिक नहीं दिया गया, क्योंकि इसके संबंध में भी संदिग्ध है, क्योंकि इसकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैन धर्म की रचनाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं, वो रचनाएं वीर गाथा काल कहने से इसकी परिधि से बाहर हो जाती हैं, जबकि साहित्यिक दृष्टि से उन रचनाओं का भी बहुत अधिक महत्व है। अगला नामकरण इसका किया जाता है सिद्ध सामंत काल। ये नाम राहुल संकृत्यायन द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा दिया गया यह नाम इस काल के संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जिस तरह से वीरगाथा काल या चारण काल इस काल के संपूर्ण साहित्य समय सीमा का प्रतिनिधि नहीं करते, उसी प्रकार से सिद्ध सामंत काल भी इस काल के संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नाथपंथी हठ योगी कवियों द्वारा खुसरो आदि कवियों के काव्य की प्रवृत्तियों का इसमें समावेश ही नहीं हो पाता। साथ ही संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, पदिमचारण आदि कवि जिनकी काव्य प्रवृत्तियों का विकास परवर्ती काव्यों में हुआ है का संकेत इस नामकरण में प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह नामकरण भी अमान्य ही ठहरता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है, परंतु यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट है कि हिंदी का आदिकालीन साहित्य बीज रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती अभ्रंश साहित्य का ही विकास है, और यदि हम इसके बीज को देखना ही चाहते हैं, इसके बीज रूप को देखना ही या जानना ही चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य का बीज हमें कहाँ मिलेगा? संस्कृत भाषा और साहित्य में प्राप्त होगा। इसलिए इस काल को, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास का जो साहित्य हिंदी में रचा गया, उसको बीज वपन काल की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। अब हम विचार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए नाम आदिकाल की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको यह नाम दिया है, और ये इस नाम में हिंदी साहित्य की लगभग सभी साहित्यिक सामग्री का समावेश हो जाता है। जितनी भी रचनाएं हुई हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे जैन धर्म से संबंधित हो, चाहे वीर गाथात्मक रचनाएं हो या धार्मिक हो अथवा नीतिगत जो भी रचनाएं हैं साहित्य के अंतर्गत की गई हैं, वो समस्त साहित्यिक सामग्री या समस्त प्रकार की प्रवृत्तियां इस नामकरण के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। इसीलिए अधिकांश विद्वानों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए इस नाम को ही स्वीकृति प्रदान की है, और आज हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है, और इस नाम से ही उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है, ज्ञान होता है कि जिस पर आगे चल करके हिंदी साहित्य का जो निर्माण हुआ है या हिंदी साहित्य खड़ा हुआ है, उसका विकास हुआ है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हम आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। यह तो हुआ आदिकालीन हिंदी साहित्य के
प्रारंभिक काल के नामकरण के संबंध में विविध विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम और उस पर चर्चा। अगले व्याख्यान में हम आदिकालीन हिंदी साहित्य और उसके युगीन परिवेश पर चर्चा करेंगे।